हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। आज से हिंदी साहित्य की शुरुआत होने वाली है। ठीक है, आज दोस्तों आपकी हिंदी साहित्य के इतिहास की पहली कक्षा होगी और इससे पहले क्लास शुरू हो उससे पहले दोस्तों आपको मैं कुछ बात बताना चाहूँगा। हमारे चैनल से दोस्तों सेकंड ग्रेड के भी व्यूअर्स हैं, वो जुड़े हुए हैं। फर्स्ट ग्रेड के भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आपके यूजीसी नेट से भी दोस्तों तैयारी करने वाले वो भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आपकी यूपी में चलती हैं टीजीटी पीजीटी, ठीक है, इनमें भी हिंदी साहित्य वही आता है। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर या किसी भी आपके कॉलेज की लेक्चरर की भर्ती हो जिसमें हिंदी साहित्य है, वो तो पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए दोस्तों एक ही रहने वाला है। ठीक है, कॉलेज लेक्चरर। तो फिर आपको क्या करना है? यदि मैं दोस्तों आपको केवल सेकंड ग्रेड के लेवल से पढ़ाऊंगा तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड ग्रेड में आपका बहुत ही ऊपर से क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, केवल आपकी हिंदी साहित्य के कालों की प्रवृत्तियों से क्वेश्चन बनते हैं, प्रमुख रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं उनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। लेकिन जब आप फर्स्ट ग्रेड पढ़ते हैं, जब आप कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करते हैं, जब आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो दोस्तों आपको हिंदी साहित्य इतिहास की गहराइयों में उतरना पड़ता है। बिना गहराई में जाए, बिना उसकी आधार को समझे आप फिर प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। आपका जो दोस्तों बेसिक है, ठीक है, वो आपका क्लियर नहीं हो पाएगा और आप अंत तक उसी कमज़ोर आधार की वजह से मात खाते रहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि सेकंड ग्रेड वालों का भी बेसिक है वो मजबूत हो। लेकिन दोस्तों ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि कौन सी परीक्षा का कौन सा लेवल है और उसी लेवल से हमें पढ़ाई करनी है। यदि सेकंड ग्रेड के पेपर में हम यूजीसी नेट वाली तैयारी करेंगे तो दोस्तों हम तब भी मात खा जाएंगे। इसलिए हमें सेकंड ग्रेड उसी के हिसाब से पढ़ना है जितना इसमें आता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा किस प्रकार होगा? दोस्तों मैं पढ़ाऊंगा आपको यूजीसी नेट के लेवल से, यानी कि जितना हो सकता है उतने विस्तार से मैं पढ़ाने का आपको प्रयास करूंगा। लेकिन जब मैं आपको ये वाला चिन्ह लगा दूं, ठीक है, तो इसका मतलब है दोस्तों सेकंड ग्रेड के लिए मोस्ट, और जो सेकंड ग्रेड के लिए मोस्ट है तो वो फर्स्ट ग्रेड के लिए भी मोस्ट है। ठीक है, तो ये वाला चिन्ह यदि मैं लगा दूं तो समझ जाना है कि ये सेकंड ग्रेड वालों को लिखना है। ठीक है, ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार आपको लिखना है और क्लास तो आपको पूरी ही देखनी है, जिससे कि पूरा आपको कवि है या कोई काल है या कोई आपकी प्रवृत्ति है वो आपको ढंग से समझ में आ जाए। कि भाई आपने तुलसीदास पढ़ लिया, तुलसीदास में यदि हम सेकंड ग्रेड के हिसाब से पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे कि जन्म कब हुआ, ठीक है, और उनकी माता पिता का क्या नाम था, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, थोड़ा सा हम रामचरितमानस के बारे में जान लेंगे, ठीक है, एक दो उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं उनके बारे में जान लेंगे। तो ये तो हम सेकंड ग्रेड के हिसाब से पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही हम यूजीसी नेट के लेवल पर जाएंगे तो दोस्तों आपको बहुत ही डीप जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा कि संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, ठीक है, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजा शरीर, वहाँ पर आपको तुलसीदास के बारे में विभिन्न विचारकों के कथन आपको जानने पड़ेंगे। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है, मुगल काल का दूसरा बड़ा आदमी, सबसे बड़ा आदमी किसने कहा है, बुद्ध के बाद में दूसरा बड़ा लोकनायक किसे कहा है, किसने कहा है। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों जानना पड़ेगा। मानस का हंस है किसने कहा है, तुलसीदास पर। जो जीवन जीवनी परक उपन्यास है उसकी रचना किसने की है। तुलसीदास के बारे में विभिन्न कथन हैं, उनका तुलनात्मक विवेचन करते हुए आपको तुलसीदास को पढ़ना है। प्रत्येक दोस्तों रचना का आपको काल याद करना है, उनका आरोही अवरोही क्रम याद करना है। ठीक है, उनकी कौन कौन सी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, उनमें किस किस गुण का समावेश है, कौन से छंद का समावेश है, उनके बारे में आपके कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, वो सारा का सारा मैटर दोस्तों आपको पढ़ना है। तुलसीदास की भक्ति भावना क्या है, तुलसीदास की समन्वय भावना क्या है,
ठीक है। सारा का सारा दोस्तों तुलसीदास ने अपने समय की तत्कालीन परिस्थितियों का कैसे वर्णन किया है, तो वो इस आपसे विस्तार से दोस्तों तुलसीदास के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यदि आप केवल आपको याद नहीं करना है, सेकंड ग्रेड वालों को तो उतना ही याद करना है जितना मैं आपको ये चिन्ह लगा करके बता दूंगा, लेकिन आपको क्लास पूरी देखनी है, जिससे कि आपका है वो पूरा तुलसीदास कभी आप जीवन में पढ़ेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और जो दोस्तों ये चाहते हैं कि भाई हम तो सेकंड ग्रेड का तो दे ही रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड का भी देंगे, आगे यूजीसी नेट का भी देंगे, और हम तो एक साथ ही सबकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आपकी जितनी लिमिट हो आप उस हिसाब से फिर आप कर सकते हैं। लेकिन जो दोस्त केवल ये चाहते हैं कि हमें तो सेकंड ग्रेड ही देना है, उसके अलावा हमें हिंदी साहित्य से कोई मतलब नहीं है, तो उनके लिए ये विधि है दोस्तों, ये जो चिन्ह लगा दूं आप उसको ही लिखें, उसके अलावा किसी चीज़ को नहीं लिखें, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों जब हमने हिंदी साहित्य की भूमिका की पहली क्लास आपने पढ़ी थी, तो पहली ही कक्षा में मैंने बता दिया था आपको कि हिंदी का क्या मतलब है, साहित्य का क्या मतलब है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, और इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति है इसका मतलब क्या है। लेकिन फिर भी हम आज शुरुआत से दोस्तों दोबारा से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो शब्द आता है वो है आपका हिंदी। आप शुरू से सुनते आ रहे हैं कि हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है वो सिंधु शब्द से मानी जाती है। ये क्वेश्चन आपका सेकंड ग्रेड में नॉर्मली पूछा जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हिंदी शब्द की यदि आपसे पूछा जाए कि किससे उत्पत्ति हुई है, तो वो हुई है आपके सिंधु शब्द से, और सिंधु शब्द है वो आपका संस्कृत का शब्द है, ठीक है। सिंधु एक नदी है जो कि आपकी हिमालय से निकलती है और आपके पाकिस्तान की तरफ जाते हुए आपके जो अरब सागर है उसमें गिर जाती है, ठीक है। तो जब ईरानी आक्रमण करता थे तो वो हिंदू कुश पर्वत को पार करके जब सिंधु प्रदेश में आते थे, तो वो सिंधु नदी के किनारे पर पड़ाव डालते थे, ठीक है। और वहाँ के प्रदेशों और वहाँ को वो लोगों को या वो सिंधु को दोस्तों हिंदू कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि वो शब्द के पहले से का उच्चारण है वो है करते थे। यानी किसी भी शब्द के यदि पहले से आ जाएगा तो उसको वो है बोलेंगे। जैसे कि आपको पता है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर की तरफ जब आप जाएंगे तो वहाँ पर भी यही सिस्टम है, ठीक है। जब आप वहाँ पर बोलेंगे सड़क तो वो बोलते हैं हड़क, ठीक है। इस प्रकार का वहाँ पर ये सिस्टम है कि वो भी से को है बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम पहले सिंधु में से है तो यहाँ पर वो बोलेंगे इसको हिंदू, ठीक है। तो यहाँ के निवासियों को वो हिंदू कहने लगे, सिंध प्रदेश को हिंद प्रदेश कहने लगे, और सिंध को वो हिंद कहने लगे, ठीक है। तो हिंदी जो शब्द है वो आपके फारसी या ईरानी भाषा का शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये आपको दोस्तों लिखते चलना है, सेकंड ग्रेड वालों को सबको लिखना चलना है। अब हिंद, जब वो हिंद बोलते थे, सिंध को हिंद बोलते थे, तो हिंद में आपका ईक प्रत्यय लगा। ईरानी भाषा का यह प्रत्यय है ईक। जब हिंद में ईक प्रत्यय लगा तो आपका हिंदीक बन गया। हिंदीक का अर्थ है हिंदी का, और हिंदीक में से आगे चल करके के हट गया तो हिंदी बन गया, ठीक है। इसलिए जो सिंधु वासियों की जो भाषा थी उसको हिंदी कहा जाने लगा, और कालांतर में ये दोस्तों उत्तर भारत की हिंदी भाषा हो गई थी, ठीक है। सभी की जो भाषा है वो उत्तर भारत की जो भाषा है वो पूरी हिंदी कहलाने लगी। अब हम आगे जानते हैं कि हिंदी जो शब्द है, हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग सरफुद्दीन यज़दी ने, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग सरफुद्दीन यज़दी ने अपनी पुस्तक ज़फ़रनामा 1424 ईस्वी में किया है, ठीक है। हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? सरफुद्दीन यज़दी ने अपनी पुस्तक ज़फ़रनामा। काल आप याद भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन यूजीसी नेट वालों को याद रख लेंगे तो ही अच्छा है। ज़फ़रनामा 1424 ईस्वी में किया है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये क्लास दोस्तों मैंने पहले बनाई थी, लेकिन 2 क्लास हैं वो ख़राब हो गई थी। पता नहीं ऐप में क्या दिक्कत आ रही है कि बार बार, इसीलिए दोस्तों आपको थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है। अब आता है हमारा साहित्य शब्द। साहित्य शब्द है वो से धन हित धन य के योग से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है एकत्र होना या मिलना, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति है वो किससे हुई है? से धन हित धन य,
एकत्र होना या मिलना। अब इसकी परिभाषा है वो आपसे कोई पूछे तो इसकी परिभाषा में आप कह देंगे कि गद्य पद्य के वे कल्पना सूत्र प्रसंग जिसमें ज्ञान संबंधी स्थायी विचार लिखे रहते हैं, या फिर मनुष्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण ही साहित्य है। अब दोस्तों ऐसी परिभाषाएं एकांगी परिभाषाएं हैं, क्योंकि इनमें सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण करना ही साहित्य है। क्या यही साहित्य है या क्या इसके अलावा और भी कुछ साहित्य है? आपकी आज की जो प्रवृत्तियां हैं दोस्तों वो बदल गई हैं। आज का समय आपका बदल गया है, क्योंकि पहले तो सामाजिकता और सांस्कृतिकता को ही साहित्य माना जाता था, वो ठीक है, लेकिन आज के दौर में आपका जो पूरा विश्व है वो अर्थ के दोस्तों इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक है, आज का जो विश्व है वो आर्थिक विश्व बन चुका है, ना कि सामाजिकता और ना ही सांस्कृतिकता। ये भी दोस्तों सारी की सारी पैसों के पीछे ही घूम रही हैं। तो आज के साहित्य में आर्थिकता को महत्व देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मेरे नज़रिया में तो इससे परिभाषाएं हैं थोड़ी ये एकांगी हैं, लेकिन इससे विस्तृत परिभाषाएं भी विद्वानों के द्वारा दी गई हैं, लेकिन हमें उनसे कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है। यदि आपसे साहित्य पूछा जाएगा तो स धन हित धन य के योग से साहित्य शब्द बना है, आप इसको लिखें तो लिख सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पर है दोस्तों आपको इतिहास, इसको आपको ढंग से दोस्तों समझना है। ठीक है, इतिहास शब्द है वो इति धन है धन अस के योग से बना है। अब इति माने होता है दोस्तों समाप्त, कहते हैं ना कि इतिश्री करना। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इतिश्री होना, इतिश्री हो गई यानी कि समाप्त हो गया। है माने होता है निश्चित, है किसी पर आप जोर दे के कीजिए कि है तो यानी कि निश्चित। अस माने होता है दोनों होना। ठीक है, अस आपकी संस्कृत की धातु है जिसमें होता है अस। है में जब आप अस का आप संधि करेंगे तो हास बन जाएगा। ठीक है, और इति धन हास का संयोग करेंगे जब आप इतिहास बन जाएगा। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका दोस्तों अर्थ क्या निकलेगा? समाप्त निश्चित होना, यानी कि जिसकी निश्चित रूप से समाप्ति हो चुकी है उसे हम इतिहास कहेंगे। इति माने समाप्त, है माने निश्चित, अस माने होना, यानी कि जिसकी निश्चित समाप्ति हो चुकी है उसे हम इतिहास कहने वाले हैं। अब यदि इतिहास का आपसे शाब्दिक अर्थ पूछेगा, ये क्वेश्चन आपका कई बार परीक्षाओं में आ चुका है कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ होगा। तो ये आपको पूछना है, कोई आपसे पूछे कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ बताइए, तो ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ होगा, तो ये आपको लिखना है। अब हम दोस्तों थोड़ा सा आपको इतिहास के बारे में जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप यूजीसी नेट वालों को तो लिखना दोस्तों ज़रूरी है। इनमें से कोई ना कोई परिभाषा है वो आपकी ज़रूर पूछी जाती है। ठीक है, लेकिन सेकंड ग्रेड वाले कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखें, उनको नहीं लिखना है बिल्कुल। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड वाले हैं उनको तो दोस्तों ढंग की तैयारी करनी ही पड़ती है, तो आप भी यदि लिखें तो लिख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। कार्लाइल परिभाषाएं दोस्तों विद्वानों के द्वारा इतिहास की परिभाषाएं वो क्या क्या दी गई हैं, तो हम उनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले विद्वान हैं कार्लाइल। कार्लाइल क्या कहते हैं कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, क्या बताया है कि इतिहास को इन्होंने ऐसा दर्शन बताया है कि जो दृष्टांतों के माध्यम से यानी कि उदाहरणों के माध्यम से शिक्षा है प्रदान करता है। अब ये क्या बात है दोस्तों, जब आप इतिहास में जाएंगे, इतिहास की आप कोई भी घटना को उठा लीजिए। इतिहास में मान लीजिए कि हम उठाते हैं कि भाई पृथ्वीराज चौहान और आपके मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ तराइन का। ठीक है, तराइन का युद्ध हुआ, तो अब वो दृष्टांतों के माध्यम से कैसे शिक्षा प्रदान करेगा। अब हम जब तराइन के युद्ध को आपको पढ़ते हैं तो हम बताते हैं कि भाई तराइन का युद्ध है वो क्यों हुआ था। ठीक है, उसके पहले युद्ध में जीत के क्या कारण थे, मोहम्मद गौरी की हार के क्या कारण थे, दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के क्या कारण थे, उनसे हमें क्या शिक्षा मिलनी चाहिए, यदि आगे कोई ऐसी स्थिति हो तो हमें उस स्थिति में किस प्रकार से हमें अपने को ढालना चाहिए। ठीक है, किस प्रकार से हमें अपने को तैयार रखना चाहिए। तो कोई भी दोस्तों इतिहास की है, आपको पता है ना, इतिहास है, जो इतिहास से सबक नहीं लेता है वो खुद इतिहास हो जाता है दोस्तों। तो इतिहास है वो दृष्टांतों के माध्यम, क्योंकि जितनी भी घटनाएं हुई हैं आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने आपको चित्तौड़ पे आक्रमण किया। ठीक है, तो उस समय क्या कारण थे, सभी जो राजाओं के युद्ध हुए हैं, राजस्थान में राजाओं के युद्ध हुए हैं, उनमें हार के क्या कारण थे,
भारतीयों की हार के क्या कारण थे? क्या कारण थे कि अंग्रेजों ने इतने समय तक शासन किया, विदेशियों ने इतने समय तक शासन किया? तो ऐसे दृष्टांतों के माध्यम से इतिहास में इन्हीं का है। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी तो क्यों लिखी, उसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। आज के समय में हमें लिखनी चाहिए, किस समय में क्या आधार बना करके लिखनी चाहिए, किस प्रकार की उसकी रूपरेखा बनानी चाहिए, समय के अनुकूल परिस्थितियों का उसमें वर्णन किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से है वो हमें शिक्षा प्रदान करता है। तो ये इस परिभाषा का मतलब है। तो इसमें आपको दर्शन और दृष्टांत ये याद रख लेना है। समझ लीजिए ये शब्द जिसमें आ जाए वो कार्लाइल की परिभाषा है। अब है दोस्तों एक विद्वान है हमारे जर्मन दार्शनिक कांत। अब कांत महोदय क्या कहते हैं? कांत महोदय कहते हैं कि सृष्टि का बाह्य विकास प्रकृति की आंतरिक विकास प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है। ये कहते हैं कि सृष्टि में जो भी बाह्य विकास हो रहा है वो बाहर का विकास नहीं है, वो अंदर का विकास है। आपको पता है कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज़, प्रत्येक बड़ी से बड़ी भी चीज़ है, उसके मूल में दोस्तों आपका परमाणु है। उसको तोड़ करके देखा तो दोस्तों आपका अणु निकला, अणु को भी तोड़ करके देखा तो परमाणु निकला, ठीक है। यदि बीज के दोस्तों अंदर परिवर्तन नहीं होगा तो बाहर उसका पेड़ है वो नहीं बनेगा। बाहर पेड़ का बनना इस बात का सूचक है कि बीज के अंदर है वो पहले पेड़ बना हुआ है, ठीक है। जो बीज के अंदर होगा, आंतरिक विकास होगा, वैसा ही बाहर है वो प्रतिबिंब दिखेगा। तो सृष्टि का बाह्य विकास प्रकृति की आंतरिक विकास प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है। बाहर की विकास है वो तो केवल छाया है। परिवर्तन तो अंदर हो रहा है, अंदर ही विकास हो रहा है। बाहर एक पेड़ दिख रहा है वो तो स्थूल है, लेकिन सूक्ष्म में भी बीज के अंदर है वो पेड़ का विकास पहले ही हो चुका है। हीगल, इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण और संकलन मात्र नहीं है। हीगल क्या कहते हैं कि इतिहास है वो केवल घटनाओं का, ये नहीं है कि आपने 2-4 युद्धों को जोड़ करके लिख दिया, 2-4 कवियों रचनाकारों को आपने लिख दिया कि ये इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, उनका केवल खोज कर लेना कि इस समय ये युद्ध हुआ था, ठीक है, और उनका आप संकलन कर देंगे किसी पुस्तक में। इतिहास केवल इतना ही नहीं है, बल्कि उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्वान होती है। क्या कहते हैं? इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण और संकलन मात्र नहीं है, बल्कि उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्वान होती है। कि किसी भी घटना को आप भाई इतिहास में क्यों स्थान दे रहे हैं? मान लीजिए कि आज आप जो कर रहे हैं कल वो इतिहास बन जाएगा, क्योंकि वो बीत चुका है, जिसकी निश्चित रूप से समाप्ति हो चुकी है वो बीत चुका है। लेकिन क्या आपने आज जो कुछ किया दिन भर वो क्या इतिहास कहलाएगा? ठीक है, क्या कहलाएगा इतिहास? कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्होंने कुछ देश में परिवर्तन किया हो, जिन्होंने समाज में कुछ परिवर्तन किया हो, ठीक है, उनके पीछे क्या कारण थे, किसी भी कार्य के पीछे क्या कारण थे, ठीक है, ऐसी परिस्थितियां क्या हो गई कि जिनकी वजह से ये हमें कदम उठाना पड़ा और इसकी वजह से समाज में बाहरी बदलाव हुआ। तो ऐसी घटनाएं हैं, उनको ही इतिहास में शामिल किया जाता है। ये नहीं कि आप हजारों करोड़ों लोग रात दिन जी रहे हैं, रोज की ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या उनकी ज़िंदगी को आप इतिहास में लिख देंगे? नहीं लिख सकते। तो यही बात बता रहे हैं कि इतिहास का जो लक्ष्य है वो इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण और संकलन मात्र नहीं है, बल्कि उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। प्रत्येक कार्य का कारण है वो बताया गया है। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पे क्यों आक्रमण किया? पद्मावती को पाने के लिए, साम्राज्यवादी उसकी नीति थी, ठीक है, पूरे भारत पर एक छत्र वो राज्य करना चाहता था। तो इन सब बातों को वो कारण बताते हैं इतिहासकार। तो इस प्रकार आपको ये याद रखना है, कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। अब हैं हमारे इटालियन विद्वान विको। तो ये कहते हैं कि इतिहास का संबंध ना अतीत से होता है और ना ही वर्तमान से। इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है। मनुष्य चाहे जिस युग का हो, उसकी मूलभूत प्रवृत्तियां एक सी रहती हैं। विको क्या कह रहे हैं कि इतिहास का संबंध ना तो अतीत से होता है और ना ही वर्तमान से होता है। कि ये नहीं कि जो बीत गया अतीत में जो कुछ है वो सब इतिहास है, या फिर आज हम जो को कर रहे हैं वो भी इतिहास है। इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है। स्वयं मनुष्य ने ही इतिहास को जन्म दिया है, वही उसका निर्माण करता है और वही उसका विश्लेषण करता है। मान लीजिए कि पहले जब मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ था, उस समय भी नदियाँ बह रही थीं, उस समय पहाड़ थे, उस समय झरने बह रहे थे, उस समय पशु चरते थे, तो उस समय का कोई इतिहास क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय मनुष्य ही नहीं था। इतिहास लिखने वाला ही मनुष्य है।
कार्य और कारण के विश्लेषण करने वाला ही खुद मनुष्य है। मनुष्य की बुद्धि है जो इतिहास को लिखती है और उसका विश्लेषण करती है, इसलिए इतिहास का निर्माता है वो स्वयं मनुष्य कहलाता है। ठीक है, तो ये है। और मनुष्य चाहे जिस युग का हो उसकी मूलभूत प्रवृत्तियां एक सी रहती हैं। सतयुग हो चाहे कलयुग हो, आपको पता है क्रोध उस समय भी था, ठीक है, राक्षस थे उस समय, आज आप कुछ भी कह लीजिए। उस समय दया थी, आज भी दया है, उस समय ममता थी। रोटी की ज़रूरत उस समय भी पड़ती थी, आज भी है। कपड़े की ज़रूरत उस समय भी पड़ती थी, आज भी है। ठीक है, जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शारीरिक, मानसिक, ठीक है, आध्यात्मिक आवश्यकताएं, सारी की सारी दोस्तों जो मूलभूत प्रवृत्तियां हैं, आप जब पढ़ते हैं, फ्रायड पढ़ते हैं, मनोविज्ञान में पढ़ते हैं कि मूलभूत प्रवृत्तियां कौन कौन सी रहती हैं, मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। ठीक है, तो वो मूल प्रवृत्तियां दोस्तों आपकी एक जैसी रहती हैं, चाहे समय कोई भी हो। आप यूँ नहीं कह सकते कि आज के टाइम पर वेश्याएं हैं, उस समय वेश्या नहीं थी। उस समय भी दोस्तों वेश्याएं थी, उस समय भी गुंडे चलते थे, उस समय भी डाकू डकैत थे। ठीक है, तो मूलभूत प्रवृत्तियां हैं वो आदमी की एक जैसी रहती हैं। तो ये हमारे इटालियन विद्वान विको कहना चाह रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक है वो समझ में एक एक परिभाषा आ गई होगी दोस्तों। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं साहित्य के इतिहास की तरफ। हमने इतिहास को तो जान लिया कि इतिहास क्या है, लेकिन दोस्तों हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, तो हमें साहित्य का इतिहास है वो जानना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक फ्रेंच विद्वान थे तेन। तेन ने यह प्रतिपादित किया कि साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में निम्न 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। क्या कहते हैं तेन? कि जाति, वातावरण और क्षण विशेष साहित्य की चाहे कोई भी प्रवृत्ति हो, आदिकाल हो, भक्तिकाल हो, रीतिकाल हो, आधुनिक काल हो। ये मैं आपको हिंदी साहित्य के बारे में बता रहा हूँ, जबकि इन्होंने तो साहित्य की बताई है, चाहे वो अंग्रेजी साहित्य हो, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, चाहे वो पारसी साहित्य हो, चाहे वो इटालियन साहित्य हो। ठीक है, कोई भी साहित्य हो, उन्होंने बताया है कि प्रत्येक साहित्य की चाहे कोई भी प्रवृत्ति हो, उसके आधार में ये 3 शब्द आपके पाए जाएंगे: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। अब ये क्या है? मान लीजिए कि आदिकाल है। आदिकाल में आपको जाति का आपको पता लगाना पड़ेगा, जातिगत परंपराएं क्या हैं। ठीक है, वातावरण क्या है, उस समय का वातावरण आपको पता लगाना पड़ेगा, राजनीतिक वातावरण क्या है, सांस्कृतिक वातावरण क्या है। क्षण विशेष, उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां क्या हैं। ठीक है, उस समय पर ऐसा क्या कारण हुआ कि पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई को लिखना पड़ा। ठीक है, युद्ध होना पड़ा। भक्ति काल में तुलसीदास को रामचरितमानस लिखना पड़ा। ठीक है, केशव दास को रामचंद्र का लिखनी पड़ी, भूषण को ओज प्रधान काव्य लिखना पड़ा। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं वो आपको यहाँ पर 3 ने बताई हैं: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। यूजीसी नेट में दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि 3 ने निम्न में से किस प्रवृत्ति को नहीं बताया है। तो जाति, वातावरण और क्षण विशेष एक अन्य दे देगा, तो आपको ये याद रखना है कि 3 ने 3 प्रकार की तत्वों को विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में बताया है: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। तो ये आपको लिख लेना है केवल। ठीक है, सेकंड ग्रेड वालों को केवल यही लिखना है, इसके अलावा आगे का कुछ भी नहीं लिखना है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ। अब एक विद्वान हैं आपके हडसन। ठीक है, हडसन क्या कह रहे हैं? हडसन कह रहे हैं कि हडसन ने तेन के सिद्धांत की आलोचना यह कहकर की है कि इसमें कृतिकार के व्यक्तित्व व प्रतिभा की उपेक्षा की गई है। कई बार तो आपके उस क्वेश्चन में आपका कृतिकार की व्यक्तित्व दे दिया जाता है। ठीक है, तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि भाई कृतिकार का व्यक्तित्व है वो तो होगा ही होगा। कोई भी प्रवृत्ति हो, भक्ति काल में हो, तो भाई कृतिकार का तुलसीदास है। तुलसीदास की व्यक्तित्व प्रतिभा की उपेक्षा कैसे की जा सकती है? तो हडसन ने इसी प्रकार तेन के सिद्धांत की आलोचना है वो यही कहकर की है कि इसमें कृतिकार यानी जो रचनाकार है उसके व्यक्तित्व की और प्रतिभा की पूर्णतः उपेक्षा कर दी गई है। भाई कोई भी प्रवृत्ति हो, भक्ति काल हो, मैं वो कह रहा हूँ भक्ति काल हो, तो उसमें तुलसीदास की प्रतिभा की उपेक्षा कैसे की जा सकती है? कि भाई तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, तुलसीदास ने कवितावली लिखी, विनय पत्रिका लिखी, उनमें इतनी प्रतिभा थी कि उनका ही पूरा भक्तिकाल का पूरे आधार स्तंभ है राममार्ग की शाखा के। सूरदास हैं वो कृष्णमार्ग की शाखा के आधार हैं। यदि इनमें प्रतिभा ही नहीं होती, कृतिकार का व्यक्तित्व ही नहीं होता, तो फिर ये भक्तिकाल कैसे बन पाता? तो इस प्रकार हडसन ने इनकी आलोचना है वो की है। जर्मन चिंतकों के अनुसार
जर्मन चिंतकों के अनुसार इतिहास की व्याख्या तदयुगीन परिस्थितियों के आधार पर की जानी चाहिए। ये अब की बार नेट परीक्षा हुई थी, उसमें एक ऑप्शन में आया था कि इतिहास की व्याख्या है वो जर्मन चिंतकों के अनुसार तदयुगीन परिस्थितियों के आधार पर की जानी चाहिए। जर्मन चिंतकों ने कहा है, जर्मन विद्वान हैं, उन्होंने कहा है कि जो भाई इतिहास की आप व्याख्या करते हैं तो आपको उस काल की परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले उस काल की परिस्थितियाँ क्या थी, राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थीं, सामाजिक परिस्थितियाँ क्या थीं, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ क्या थीं, इसके अलावा आपकी कलागत परिस्थितियाँ क्या थीं, ठीक है, धार्मिक परिस्थितियाँ क्या थीं, किस प्रकार का शोषण हो रहा था किसानों का, कौन का शासन था। इस प्रकार तदयुगीन परिस्थितियों के आधार पर ही इन्होंने इतिहास की व्याख्या करने के लिए कहा है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, साहित्य की विकास प्रक्रिया के लिए निम्न 5 तत्वों पर विचार करना चाहिए। जब हम साहित्य की विकास प्रक्रिया है उसका अध्ययन करते हैं कि भाई भक्ति काल का विकास है वो कैसे कैसे हुआ, भक्ति काल में राममार्ग की शाखा का विकास कैसे कैसे हुआ, तो उसमें किन 5 तत्वों पे हमें विचार करना चाहिए कि भाई सर्जन शक्ति है, कि इसमें सर्जन शक्ति कैसी है। राममार्ग की शाखा यदि हम पढ़ेंगे तो भाई सर्जन शक्ति, इसमें सबसे बड़ा कवि कौन सा है, उसकी प्रतिभा है कि नहीं। तुलसीदास की सर्जन शक्ति सबसे ज़्यादा थी, इसीलिए तो उसको आधार स्तंभ माना जाता है, प्रतिनिधि कवि माना जाता है। तो सर्जन शक्ति की तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देखना चाहिए। इसके अलावा आपकी परंपराएं हैं, साहित्यिक परंपराएं और सांस्कृतिक परंपराएं, परंपरा की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। वातावरण क्या रहा, भक्ति काल का वातावरण क्या रहा, कि भाई आपके राजनीतिक वातावरण था कि उस समय मुगल सल्तनत वंश का शासन था, ठीक है, और आपके साथ किसानों पर आपका शोषण होता था, ठीक है, साहूकार है, सेठ साहूकार, वो किसानों पर शोषण करते थे, अकाल महामारी से जनता है वो त्रस्त थी, ठीक है, दरिद्रता रूपी जो रावण है उसने सभी को दबा रखा था, इसलिए जो तुलसी हैं वो रामचरितमानस की रचना करते हैं। तो उस समय का वातावरण क्या था इसकी भी आपको ध्यान रखना चाहिए। द्वंद्व व इसके स्रोत का अध्ययन, ठीक है। तो 5 चीज़ें हैं, सर्जन शक्ति, कृतिकार का व्यक्तित्व व उसकी प्रतिभा, दूसरी परंपरा आपकी, तीसरी वातावरण, द्वंद्व क्या है और इसका स्रोत है वो कहाँ से इस उपजा है, द्वंद्व व इसके स्रोत का अध्ययन, और आपका 5वां है आपका संतुलन, ठीक है। तो संतुलन है 5वां, मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, संतुलन। तो इन 5 चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि साहित्य की विकास प्रक्रिया के लिए निम्न 5 तत्वों पर विचार करना चाहिए: सर्जन शक्ति, परंपरा, वातावरण, द्वंद्व व इसके स्रोत का अध्ययन और संतुलन। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कार्लाइल ने दोस्तों क्या कहा है? कार्लाइल ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र के काव्य का इतिहास वहाँ के धर्म, राजनीति और विज्ञान के इतिहास का सार होता है। क्या कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र के काव्य का इतिहास वहाँ के धर्म, राजनीति और विज्ञान के इतिहास का सार होता है। काव्य के इतिहास में लेखक को राष्ट्र के उच्चतम लक्ष्य, उसकी क्रमागत दिशा और विकास को देखना अत्यंत आवश्यक है। ये कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र के काव्य का इतिहास यानी धर्म, सबसे पहले दोस्तों आपको काव्य में देखना है धर्म, राजनीति और विज्ञान। राजनीति जैसे युद्धों की हो गई, ठीक है, कोई भी राजा महाराजाओं की कोई भी, ठीक है, तो राजनीति वहाँ जाती है। धर्म में दोस्तों आपकी धार्मिक चीज़ें आ जाती हैं, भक्ति वगैरह। विज्ञान में आपकी दोस्तों कार्य कारण श्रृंखला आ जाती है, वैज्ञानिक पद्धति, जैसे कबीर दास हैं, ठीक है, तो कबीर दास हैं वो वैज्ञानिकता के आधार पर हैं, वो धर्म का विरोध करते हैं, तो वहाँ पर आपका विज्ञान देखने को मिल जाता है, जहाँ पर वैज्ञानिक बातें की जा रही हैं कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बाग देखा बहरा हुआ खुदाए। तो ये वैज्ञानिक बातें की जा रही हैं दोस्तों, ठीक है, दोनों को फटकार लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे आज के समय पर, उस समय पर सोच भी नहीं सकते कि कबीर इस प्रकार की बातें कर सकते हैं उस समय पर कोई आदमी। तो इसीलिए किसी भी राष्ट्र के काव्य का इतिहास वहाँ के धर्म का इतिहास क्या है, राजनीति का इतिहास क्या है और विज्ञान का इतिहास क्या है, इन सब का है वो सार होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब हम जानते हैं दोस्तों कि साहित्य इतिहास का क्या तात्पर्य है, ठीक है। हमने जान लिया हिंदी क्या है, साहित्य क्या है और इतिहास क्या है, फिर इतिहास के बारे में हमने जान लिया। अब हम जानेंगे साहित्य इतिहास, ठीक है, साहित्य के इतिहास क्या क्या है और साहित्य इतिहास से क्या तात्पर्य है, साहित्य इतिहास की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्यों लिखने की ज़रूरत पड़ती है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो साहित्य का इतिहास महज तथ्यों का संकलन नहीं है। ये बात आपको हीगल की परिभाषा में भी मिली थी कि साहित्य का इतिहास है वो तथ्यों का अन्वेषण और संकलन मात्र नहीं है।
बल्कि इसमें कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। तो यहाँ पर साहित्य का इतिहास है वो महज तथ्यों का संकलन नहीं है। इनमें से दोस्तों आपको 3 दे देगा, एक गलत दे देगा, तो वो आपको यहाँ पर पहचानना है। तो यह सेकंड ग्रेड वालों को दोस्तों यहाँ पर लिखना है। साहित्य के इतिहास में हम रचनाकारों का अध्ययन नहीं करते, बल्कि युगीन संदर्भों में हम इनके साहित्य का विश्लेषण करते हैं। क्या कह रहा है कि साहित्य के इतिहास में हम रचनाकारों का अध्ययन नहीं करते। भाई साहित्य के इतिहास से पहले भक्तमाल थी आपकी नावादास की, उसमें भी आपके रचनाकारों की सूची दी गई थी। 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, इसके अलावा आपकी कालिदास त्रिवेदी की कालिदास हजारा थी, ठीक है, बाबा बेनी माधव दास की थी, ठीक है, गोसाई चरित, ठीक है। तो इस प्रकार की विभिन्न किताबें थीं जो कि साहित्य ग्रंथों से पहले लिखी गई थीं, लेकिन उसके बाद में साहित्य इतिहास के ग्रंथ क्यों नहीं माना गया उनमें, क्योंकि उनमें केवल कृतिकारों का ही अध्ययन है वो किया गया है। जबकि साहित्य के इतिहास में हम रचनाकारों का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि युगीन संदर्भों में हम इनके साहित्य का विश्लेषण करते हैं। जब तक हम उनके विश्लेषण नहीं करेंगे कि भाई आज के समय में इनके साहित्य की क्या उपयोगिता है, ठीक है, इन्होंने उस समय की परिस्थितियों को कैसे प्रभावित किया। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी तो उसने समाज को कैसे प्रभावित किया, समाज ने तुलसी को किस प्रकार रामचरितमानस लिखने के लिए प्रेरित किया। तो इस प्रकार का जब तक हम विश्लेषण नहीं करेंगे, विभिन्न कवियों के बारे में तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक वो ग्रंथ है साहित्य इतिहास का ग्रंथ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। इसीलिए तो दोस्तों गारसन तासी के ग्रंथ को, शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ को क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि उनमें भी दोस्तों वर्णानुक्रम पद्धति पर ही केवल रचनाकारों का परिचय दे दिया गया है। और जो आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है, क्योंकि उसमें युगीन संदर्भों में दोस्तों रचनाकारों का विश्लेषण है वो किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि केवल रचनाकारों का नहीं, बल्कि युगीन संदर्भों में हम उनके साहित्य का विश्लेषण करते हैं। साहित्य का इतिहास मात्र बौद्धिक अनुशासन ही नहीं है, बल्कि साहित्य की रक्षा करने का आवश्यक हेतु है। क्या कह रहे हैं कि साहित्य का जो इतिहास है मात्र केवल बौद्धिक अनुशासन नहीं है कि हमने इन रचनाकारों को, इन कृतियों को बांध दिया और हमें इसे ही इस प्रकार लेकर चलना है, बल्कि साहित्य की रक्षा करने का आवश्यक हेतु है, ठीक है, कि हमें भाई भक्ति काल में इन कवियों को स्थान देना है, रीति काल में इन कवियों को स्थान देना है, रीति काल में भी रीति सिद्ध धारा में, रीतिबद्ध धारा में और रीति मुक्त धारा में, इस प्रकार से कवियों को बांटा है। बौद्धिक अनुशासन इस प्रकार से रखा गया है जिससे कि कवि की रचना के बारे में हम सही न्याय कर सकें, उसकी प्रतिभा का पूर्ण विकास हम दिखा सकें। यदि मान लीजिए हम बिहारी को रीति सिद्ध शाखा में ना रखकर केवल यूँ कह दें कि बिहारी एक रीति काल के कवि थे, तो जो बिहारी का संपूर्ण व्यक्तित्व है, ठीक है, बिहारी का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है दोस्तों वो फिर खो जाएगा। बिहारी की उपयोगिता ही इस बात में है कि वो रीति सिद्ध शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। यदि उनको हम यूँ कह दें कि बिहारी रीति काल के कवि हैं, तो भाई रीति काल के तो केशवदास भी हैं, सेनापति भी हैं, ठीक है, पद्माकर भी हैं, देव भी हैं, बड़े बड़े कवि हैं। तो फिर बिहारी का जो व्यक्तित्व है दोस्तों वो खंडित हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि बौद्धिक अनुशासन तो रखना पड़ता है, लेकिन बौद्धिक अनुशासन ही नहीं है। वो बौद्धिक अनुशासन क्यों है, क्योंकि इससे साहित्य की रक्षा करने का आवश्यक हेतु है। इससे साहित्य की रक्षा होती है, साहित्यकार की प्रतिभा की रक्षा होती है, उसका विकास होता है, ठीक है। आगे दोस्तों है कि वर्तमान चेतना के संदर्भ में अतीत के सूत्रों की व्याख्या करना और बेहतर भविष्य के निर्माण की आकांक्षा करना साहित्य के इतिहास का उद्देश्य है। किसी भी दोस्तों वर्तमान चेतना के संदर्भ में, यानी हम कोई भी यदि बात करेंगे तो हम वर्तमान चेतना में, वर्तमान परिस्थितियों में इसका क्या मूल्य है। आज भी जब हम तुलसीदास को पढ़ते हैं, तुलसीदास के रामचरितमानस के चौपाइयों को जब हम पढ़ते हैं तो दोस्तों आज भी उसकी महत्व है कम नहीं होती है। प्रेमचंद के गोदान को हम पढ़ते हैं तो आज का महत्व है उसका कम नहीं होता है। कामायनी पढ़ते हैं तो दोस्तों आज के समय में भी उसकी उपयोगिता है। इसीलिए तो दोस्तों वो अपने समय के डायमंड कृति हैं, ठीक है, उनका महत्व है वो कभी भी कम नहीं होगा। इसलिए वर्तमान चेतना के संदर्भ में अतीत के सूत्रों की व्याख्या, अतीत की जो रचनाएं हैं उनकी वर्तमान में क्या उपयोगिता है, ठीक है, और भविष्य में इनसे हम क्या निर्माण कर सकते हैं, इनसे क्या सीख ले सकते हैं, ठीक है।
इनसे हम क्या प्रेरित होकर के और अच्छा कर सकते हैं, इस प्रकार की जो बातें करना है वो साहित्य के इतिहास का उद्देश्य रहता है। साहित्य के इतिहास के द्वारा हम साहित्यिक परंपराओं के उत्थान पतन की जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या कह रहा है कि साहित्य के द्वारा हम साहित्यिक परंपराओं के उत्थान पतन की जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि मान लीजिए अब तक कोई भी साहित्य इतिहास का ग्रंथ नहीं लिखा जाता, ठीक है, ना शुक्ल लिखते, ना हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते, ना गारसताची लिखते, ना ग्रियर्सन लिखते, तो हम किस प्रकार जान पाते कि भाई भक्ति काल का उदय कब हुआ और कब समाप्त हो गया, आदिकाल है उसकी शुरुआत कब से हुई और कब समाप्त हो गया, सिद्ध साहित्य का जो उत्कर्ष है वो कौन सा समय माना जाता है, रासो साहित्य का जो उत्कर्ष है वो कौन सा समय माना जाता है। तो इन सब की साहित्यिक परंपराओं की जो उत्थान है कि एक इस समय पर ये उत्पन्न हुए, ये समय इनका है वो स्वर्णकाल है या चरम उत्कर्ष का काल है। इसके अलावा इस काल तक इनकी है वो समाप्ति हो गई थी। इस प्रकार जो उत्थान पतन है उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, विभिन्न इतिहासकारों द्वारा लिखे गए इतिहास ग्रंथों से। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे दोस्तों है कि साहित्य इतिहास में हम साहित्य और समाज के अंतर संबंधों की व्याख्या करते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि साहित्य का इतिहास है, जब भी हम कोई साहित्य का इतिहास यदि लिखेंगे तो हम साहित्य और समाज के अंतर संबंधों, यानी कि साहित्य ने समाज को किस प्रकार से प्रभावित किया है, इसके अलावा समाज ने साहित्य को किस प्रकार से प्रभावित किया है। अब आप कहेंगे कि भाई साहित्य है वो समाज को किस प्रकार प्रभावित करता है। आप देखेंगे कि जब आदिकाल के अंतर्गत आप देखिए कि जैन साहित्य है, ठीक है, तो वो क्यों लिखा जाता था, वो लिखा जाता था जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। वो भी दोस्तों आपके लोगों को प्रभावित करता था और लोग हैं वो जैन धर्म में दीक्षा ले लेते थे। इसके अलावा आपका रासो साहित्य है, ठीक है, चारण व भाट कवियों की शैली, ओजपूर्ण शैली को सुन करके अनेक वीर हैं वो युद्ध में भाग लेते थे और जीत करके भी आते थे, ठीक है। भक्ति काल में आपके रामचरितमानस लिखी गई, उसने भी दोस्तों अनेक लोगों को निराशा के सागर से है वो उबारा था, ठीक है, अनेक लोगों को ऐसा सहारा दिया था, भक्ति का ऐसा मार्ग बतलाया था कि जिसको लेकर के वे अपने भव सागर से पार हो सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके हम स्वतंत्रता संग्राम में चलें, ठीक है, 1947 तक यदि हम चलें आज़ादी के स्वतंत्रता आंदोलन में, तो आपको पता है कि अनेक कवियों ने ओजपूर्ण कविताएं लिखी थी। सोहनलाल द्विवेदी हो गए, रामधारी सिंह दिनकर हो गए, मैथिलीशरण गुप्त हो गए, ठीक है, तो माखनलाल चतुर्वेदी हो गए। इनकी कविताओं ने क्रांतिकारियों में जोश भर दिया था, ठीक है, भाई रंग दे बसंती चोला, ठीक है, आपकी विस्मिल की थी, ठीक है। तो इन कविताओं ने क्रांतिकारियों को आज़ादी के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। तो इस प्रकार जो साहित्य है वो समाज को प्रभावित करता है, और बुरा साहित्य होगा तो वो भी समाज को प्रभावित करता है, ठीक है, आप जानते हैं। और समाज है वो कैसे साहित्य को प्रभावित करता है, भाई जिस प्रकार का समाज होगा उसी प्रकार का साहित्य होगा। आज़ादी के टाइम पर आपको पता है ओजपूर्ण कविताओं की ज़रूरत थी, तो उस समय पर आपकी ओजपूर्ण कविताएं लिखी गई थी। जो वीर शिवाजी थे वो वीर थे, छत्रसाल थे वो वीर थे, इसीलिए तो भूषण ने है वो वीर प्रधान काव्य की रचना की। यदि वो लंपट होते, मूर्ख होते, तो भूषण जैसा कवि है वो कभी पैदा नहीं हो पाता, ठीक है। तुलसीदास के समय में निराशा थी, भुखमरी थी, अकाल पीड़ित थी, इसीलिए कवितावली में उन्होंने अकाल का वर्णन किया है, ठीक है। रामचरितमानस की रचना की, निराश थी जनता बिल्कुल, उसको निराशा से उबारने के लिए रामचरितमानस की रचना की। तो समाज है दोस्तों वो भी, आपकी फिल्मों को ही देख लीजिए, फिल्म भी दोस्तों एक प्रकार का साहित्य है। जिस प्रकार का समाज है उसी प्रकार की फिल्मों का जो कलेवर है वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है। गानों का दोस्तों आपका जो स्टाइल है वो चेंज होता जा रहा है। किसी समय पर किस प्रकार के गाने आते थे, आज आप किस प्रकार के गाने देख रहे हैं। तो जब जनरेशन बदलती है तो सारी चीज़ें बदलती हैं, भाषा बदलती है आपकी, ठीक है, शिक्षा बदलती है आपकी, साहित्य बदलता है, कला बदलती है, सारा का सारा कुछ बदलता है, ठीक है। कल तक आप ऑफलाइन पढ़ते थे, आज आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ये आपका शिक्षा का बदलाव हो गया। तो इस प्रकार है वो साहित्य और जो समाज है दोस्तों वो आपके एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए तो साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, और समाज है वो भी साहित्य का दर्पण है, मैं तो यूँ कहता हूँ। तो यहाँ पर आपके अंतर संबंधों की व्याख्या करना साहित्य इतिहास का उद्देश्य है। इसके अलावा साहित्य ना तो अतीत की आराधना का मार्ग है और ना ही वर्तमान से पलायन का साधन। ये कहा है कथन दोस्तों आपके मैनेजर पांडे ने, और इनकी एक पुस्तक है साहित्य और इतिहास दृष्टि। इस पुस्तक में इन्होंने ये कथन कहा है
कि साहित्य ना तो अतीत की आराधना का मार्ग है, कि साहित्य में ना तो केवल अतीत की आराधना की जाती है कि भाई जो गुजर गया है उसकी ही हम आराधना करते हैं, और ना ही वर्तमान से पलायन का साधन, और ना ही वर्तमान से हम पलायन कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान का भी पुट रहता है, अतीत की भी उसमें बात की जाती है, और भविष्य के निर्माण की भी उसमें बात की जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों कि साहित्य के इतिहास में हम साहित्य के विकास उद्भव से अब तक का अध्ययन करते हैं। साहित्य के इतिहास में हम साहित्य का विकास है वो कैसे कैसे हुआ है, कि सबसे पहले भाई आपका सिद्ध साहित्य आया, फिर नाथ साहित्य आया, जैन साहित्य आया, आपका रासु साहित्य आया, ठीक है, आदिकाल हो गया। उसके बाद में आपका भक्ति काल आया, फिर आपका रीति काल आया, आधुनिक काल आया। इस प्रकार से हमारे साहित्य का है वो विकास हुआ है। तो इस प्रकार हम साहित्य का उद्भव कब से हुआ है और विकास कैसे हुआ है अब तक का, इस प्रकार का अध्ययन है वो साहित्य के इतिहास में हम करते हैं। साहित्य इतिहास का आधार है साहित्य की गतिशीलता की निरंतरता में आस्था बोध। यानी साहित्य इतिहास क्या करता है, साहित्य का इतिहास करता है कि साहित्य है उसकी जो प्रवृत्ति है वो गतिशील रहे, वो जड़वत ना हो जाए, वो एक सी बात ना करने लगे। आपको पता है कि गारसा दत्तासी ने अलग प्रकार का साहित्य लिखा, गिरियर्सन ने अलग लिखा, मिश्र बंधुओं ने अलग लिखा, कालों के नामकरण है वो अलग दिए, आचार्य शुक्ल ने अलग लिखा, और जो रामकुमार वर्मा हैं उन्होंने आलोचनात्मक इतिहास लिखा, गणपति चंद्रगुप्त हैं उन्होंने वैज्ञानिक इतिहास लिखा, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अलग लिखा, हरदेव बहारी हैं उन्होंने हिंदी साहित्य का प्राकृतिक इतिहास लिखा, ठीक है, सरल इतिहास लिखा, किसी ने संक्षिप्त इतिहास लिखा। तो साहित्य की जो गतिशीलता है उसकी निरंतरता, यानी कि साहित्य की जो गतिशीलता है वो बनी रहनी चाहिए, और इसकी जो निरंतरता है वो भी बनी रहनी चाहिए। यानी कि जो समय बदलता रहता है उसी के हिसाब से हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको लिखना चाहिए, और उसकी निरंतरता में भी हमें आस्था बोध रखने की जो बात है वो सिखलाता है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब दोस्तों हम कुछ हमारे विद्वानों के प्रमुख कथन पढ़ लेते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में भारतीय जो इतिहासकार हैं, ठीक है, कवि लेखक हैं, उनके क्या प्रमुख कथन हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे हिंदी साहित्य के डॉन कहे जाने वाले आचार्य शुक्ल। तो आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है। क्या कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो ये लाइन भाई साहब आपके लिए रामबाण है, ठीक है, चाहे सेकंड ग्रेड वाले हों, चाहे फर्स्ट ग्रेड वाले, चाहे यूजीसी, सबके लिए दोस्तों ये आपसे लाइन है वो पूछी जाएगी, ठीक है, कई बार पूछी भी जा चुकी है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति की, उनके चित्त की वृत्ति क्या है, निराशा यदि उनके चित्त में होगी तो निराश साहित्य की रचना होगी, ठीक है, या फिर उत्साह की साहित्य की रचना होगी, उनका ही चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यानी कि चित्त की वृत्तियों में जो संचित है, क्रोध है, उत्साह है, निराशा है, दया है, करुणा है, जो आपकी वृत्तियां संचित होंगी उनका ही प्रतिबिंब है। यानी कि जो समाज का दर्पण है, वो ही बात कह रहे हैं कि समाज का दर्पण है, प्रतिबिंब होता है। यानी कि जो आपकी दशाएं हैं उनका ही प्रतिबिंब साहित्य में झलकता है। तब यह निश्चय है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता जाता है, कि जैसे जैसे जनता की भावनाएं बदलती जाती हैं उसी प्रकार से साहित्य का जो स्वरूप है वो भी बदलता जाता है। और आगे कहते हैं कि आदि से अंत तक इन्हीं परंपराओं को परखते हुए साहित्य के साथ इनका सामंजस्य दिखलाना ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो आप यदि ये बात याद रखें कि चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड ग्रेड में तो आपका यहीं तक पूछा जाएगा। लेकिन जो दोस्त हिंदी साहित्य से प्रेम करते हैं, जो कहते हैं कि भाई हमें तो ये पूरा कथन है वो याद करना है, तो वो पूरा कथन है वो भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चय है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। यानी आदि से अंत तक, यानी शुरू से लेकर के अब तक, और इन्हीं जैसे जैसे चित्तवृत्ति परंपरा मतलब भावनाएं बदली हैं और बदला हुआ साहित्य है, उन दोनों को यानी कनेक्ट करके दिखाना ही साहित्य का इतिहास है वो कहलाता है। ये हमारे कहते हैं शुक्ल जी। अब आगे कौन कह रहा है, आगे कह रहे हैं दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कह रहे हैं
कि ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम ही साहित्य है। ये भी आपसे कई बार पूछी गई है। ज्ञान राशि यानी कि ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम ही साहित्य है। अब HP द्विवेदी क्या कह रहे हैं कि साहित्य का इतिहास ग्रंथों और ग्रंथकारों के उद्भव और विलय की कहानी नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी को दोस्तों आगे से मैं लिखा करूंगा MP द्विवेदी, तो आप समझ जाना महावीर प्रसाद द्विवेदी। HP द्विवेदी का मतलब है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो HP द्विवेदी। तो साहित्य का इतिहास ग्रंथों और ग्रंथकारों के उद्भव और विलय की कहानी नहीं, वह काल स्रोत में बहे आते हुए जीवंत समाज की विकास कथा है। क्या कह रहे हैं कि जो साहित्य का इतिहास है वो केवल ग्रंथों और ग्रंथकारों के उद्भव और विलय की कहानी नहीं कि भाई ये कभी पैदा जन्म हुआ इसने ये रचनाएं लिखी, फिर ये कभी पैदा हुआ इसने ये रचनाएं लिखी और मर गया, तो इनकी विलय की कहानी नहीं है। वह काल स्रोत में बहे आते हुए जीवंत समाज की विकास दशा है। ग्रंथकार और ग्रंथ उस प्राण धारा की ओर सिर्फ इशारा करते हैं। भाई साहित्य का जो इतिहास है वो तो एक प्राण धारा की तरफ है, वो इशारा करता है, वो तो एक जीवंत समाज की विकास कथा है। ग्रंथकार और जो ग्रंथ हैं कि इन्होंने रामचरितमानस ने ये रचना की, तो वो तो उसकी तरफ इशारा कर रहा है समाज की तरफ कि उस समय समाज में ये स्थिति थी। उस प्राण धारा की ओर सिर्फ इशारा करते हैं जो नाना परिस्थितियों से गुजरती हुई आज हमारे भीतर अपने आप को प्रकाशित कर रही है। अपने आप को प्रकाशित कर रही है। साहित्य के इतिहास में हम अपने आप को पढ़ने का सूत्र पाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये पूरी परिभाषा तो आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन यहाँ आपसे पूछा जा सकता है। यदि ये परिभाषा आपसे पूछी जाती है तो आपसे ये लाइन पूछी जा सकती है कि साहित्य के इतिहास में हम अपने आप को पढ़ने का सूत्र पाते हैं, उपयुक्त कथन किसका है। तो ये आपके UGC नेट में ही इस प्रकार पूछा जा सकता है। तो आप इसको लिखें या नहीं लिखें कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि एक लाइन तो आप ऊपर की लिख सकते हैं कि साहित्य का इतिहास है वो ग्रंथों और ग्रंथकारों के उद्भव और विलय की कहानी नहीं। फिर डॉट डॉट करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि साहित्य के इतिहास में हम अपने आप को पढ़ने का सूत्र पाते हैं। HP द्विवेदी हैं, उन्होंने ही कहा है कि मनुष्य ही साहित्य का प्रधान लक्ष्य है। तो ये बात भी आप नोट कर सकते हैं। अब आगे कह रहे हैं हमारे डॉक्टर नगेंद्र साहब। डॉक्टर नगेंद्र क्या कह रहे हैं कि साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है। ये भी वही बात कह रहे हैं जो शुक्ल कह रहे हैं कि चित्तवृत्तियों बदलती हुई चित्तवृत्तियों को साहित्य की परंपरा के साथ में समायोजन करके दिखाना ही। तो साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है जिसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतात्मक परिवर्तन से होता है। यहाँ पर इन्होंने साहित्य के इतिहास को आर्थिक और चिंतात्मक परिवर्तन से जोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये शब्द आपको याद रखना है कि आर्थिक और चिंतात्मक परिवर्तन की बात है वो किसने की है, वो की है आपके नगेंद्र ने। आगे देखते हैं, हमारी एक परिभाषा और है लेकिन वो साहित्य की परिभाषा है, साहित्य के इतिहास की नहीं। जो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने भी साहित्य की परिभाषा दी है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। बालकृष्ण भट्ट, लेकिन ये कई बार ये पूछी गई हैं दोस्तों, तो इसीलिए यहाँ पर लिखाई है। बालकृष्ण भट्ट, सेकंड ग्रेड वालों को ये सारी की सारी परिभाषाएं दोस्तों लिखनी है। बालकृष्ण भट्ट, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये दोस्तों एक परिभाषा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये एक निबंध का शीर्षक है। बालकृष्ण भट्ट आपको पता है कि प्रमुख निबंधकार हैं भारतेंदु युग के। उन्होंने एक निबंध लिखा है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। तो इसी परिभाषा को इन्होंने साहित्य की परिभाषा मान लिया है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यानी एक जनता है, उसके जन समूह है, उसके हृदय में क्या क्या विद्यमान है, उनका ही जब हम बाहर रूप में विकास कर देते हैं तो वही साहित्य है। यानी कि समाज का ही दर्पण है, समाज का ही परिस्थितियों का विकास है। यानी कि वो घूम फिर के बात है वो एक ही जगह पर आ जाती है कि समाज की बातों को ही साहित्य में दिखाया जाएगा। तो ये आपकी परिभाषाएं हैं दोस्तों।
अब हम कल की कक्षा में दोस्तों हम पढ़ेंगे कि साहित्य के इतिहास की कौन कौन सी पद्धतियाँ होती हैं, उन पर किस प्रकार में कौन कौन से ग्रंथ हैं वो किस पद्धति पर लिखे गए हैं। इसके अलावा ऐसे कौन कौन सी ग्रंथ हैं जो साहित्य के इतिहास के ग्रंथों से पहले लिखे गए हैं, जिनको आधार बना करके साहित्य के इतिहास ग्रंथ हैं वो लिखे गए हैं, कि शुक्ल ने किन ग्रंथों को आधार बना करके लिखा है। इस प्रकार की कौन कौन से, जैसे कालिदास हजारा है, भक्तमाल है, नावादास की गोसाई चरित है, ठीक है, मूल गोसाई चरित है। तो ये आपको हम कल बताएंगे। इसके अलावा आपके प्रमुख इतिहास के कौन कौन से ग्रंथ हैं, तो ये हम कल की कक्षा में दोस्तों पढ़ने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आई होगी। यदि दोस्तों आपके कोई सुझाव हैं, यदि आपको लगता है कि मैंने कम समझाया है या समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपको लगता है कि मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये दोस्तों मैंने जब क्लास बनाई थी तो ये दोस्तों 20 मिनट और ज़्यादा बनी थी, क्योंकि मैंने लिखते हुए अच्छी तरह से दोस्तों समझाया था उसमें। अब दोस्तों लिखा हुआ है तो शायद जल्दी हो गया होगा थोड़ा, ठीक है। तो आप थोड़ी सी अपनी प्रतिक्रिया है वो आप लोगों की कम आ रही हैं। आप लोग क्लास तो देखते हैं लेकिन आप थोड़ा कमेंट करके नहीं बताते हैं कि भाई क्लास हमें कैसी लगी, यदि मुझे कोई सुधार करना चाहिए या किस प्रकार करना चाहिए, या मैं थोड़ा डिटेल से पढ़ा रहा हूँ या फिर कम पढ़ा रहा हूँ, तो आप ये बात मुझको दोस्तों बताएंगे, ठीक है। अभी दोस्तों पहली ही क्लास हुई है, आपको लग रहा होगा कि अभी तक हम इतिहास के काल विभाजन और नामकरण पे तो पहुँचे ही नहीं हैं, ठीक है। तो दोस्तों डिटेल की तो आप चिंता छोड़ दीजिए, इतनी डिटेल से आपको पढ़ाऊँगा कि आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में बताता चल रहा हूँ कि सेकंड ग्रेड को दोस्तों आपको कहाँ तक आपको पढ़ना है, क्योंकि यदि आप ज़्यादा लिख लेंगे तो फिर आपको याद करना है वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आपको अपनी लिमिट के हिसाब से ही पढ़ना है कि भाई इतना आता है तो हमें इतना ही ध्यान देना होगा, ठीक है। 40 ही क्वेश्चन आएंगे तो आपको उतना ही प्रमुख बातें हैं वो आपको जाननी है, लेकिन आपकी समझ में आ जाए, आपकी बुद्धि में ऐसी बैठ जाए कि वास्तविकता में है क्या चीज़। इसके लिए आपको क्लास तो दोस्तों पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें हैं दोस्तों जो पूरी क्लास में ही आपको समझ में आएंगी कि वास्तविकता में क्या है। यदि आप क्लास में से 4 शब्द उठा करके ले गए और लिख लिया और आपने सोची कि क्लास पूरी हुई, तो दोस्तों इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं है। क्लास तो आपको पूरी देखनी पड़ेगी। लिखाता क्या हूँ वो आप दोस्तों लिख लीजिएगा, इन शब्दों को मैं आपको निशान है वो लगवा देता हूँ। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। तो आपसे मिलता हूँ अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।